नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरंभिक पठन कौशल टॉपिक के अंतर्गत और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से आरंभिक पठन कौशल को सबसे पहले जाना, उसके बाद प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। उसके बाद अगर आप एज अ टीचर भाषा की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से स्किल्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, और उसके बाद भाषा के अंग कितने होते हैं, इनके बारे में भी आपके पास एज अ टीचर नॉलेज होनी चाहिए। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम जानेंगे कि ध्वनि से आशय यानी कि मीनिंग ऑफ साउंड क्या है, यानी कि ध्वनि का मतलब क्या है। और भाषा की प्राथमिक इकाई ध्वनि है, इसलिए ध्वनि से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले कि ध्वनि से आशय यानी मीनिंग ऑफ साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली बात तो यह स्टूडेंट्स की ध्वनि वही है जिसके द्वारा कोई शब्द, शोर या कोलाहल हो, यानी कि स्टूडेंट्स शोर या फिर कोलाहल इसको कहा जाता है। यानी साउंड का मतलब वो है कि जिसकी हेल्प से या जिसके द्वारा आपके पास शब्दों का शोर होता है या कोलाहल होता है, यानी कहने का मतलब आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपको सुनाई देता है शब्दों के माध्यम से, उसी को ही हम ध्वनि कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी शब्द को बोलते हैं या फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने जो बोल रहा हूं, तो कोई ना कोई शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, कोई ना कोई आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, तो इसी को ही हम साउंड कहते हैं, यानी कि ध्वनि कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ध्वनि वह है जिसके द्वारा कोई शब्द, शोर या कोलाहल हो, यानी शब्द कोलाहल हो या फिर शब्द शोर हो, उसी को ही हम ध्वनि कहते हैं। यानी किसी भी शब्द को बोलने के लिए जिसकी आपको आवश्यकता होती है, अगर इसमें ध्वनि नहीं होंगे तो ये जो शब्द है ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो शब्द को आप तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसी को ही हम ध्वनि कहते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों को किसी भी भाषा को पढ़ना एवं लिखना सिखाया जाता है। देखिए, ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से ही बच्चों को किसी भी भाषा को, अगर आप एक लैंग्वेज टीचर है और किसी भी भाषा को आप सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप बच्चे को उस लैंग्वेज को पढ़ाना या फिर लिखना सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास साउंड माध्यम होना आवश्यक है। जब तक आपका माध्यम ध्वनि नहीं होंगे तब तक ना तो आप बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं और ना ही लिखना सिखा सकते हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आरंभिक पठन कौशल, ये टॉपिक डिपेंड करता है इन दो पॉइंटों पर, एक आपके पढ़ने से रिलेटेड और दूसरा आपके लिखने से रिलेटेड, क्योंकि ये किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट का बेस होता है। जब बच्चे को पढ़ना और लिखना अच्छे ढंग से आएगा तभी वो किसी भी विषय में सफलता प्राप्त कर सकता है और उसमें अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। जब तक उस बच्चे को पढ़ना और लिखना सही ढंग से नहीं आएगा, तो जब तक वो नहीं पढ़ पाएगा तो उसके पास दूसरी जो जब तक वो नहीं पढ़ पाएगा तब तक उसके पास टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान नहीं होंगे, और जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होंगे तो अपनी भावनाओं को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को, अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बेस होता है पढ़ना और लिखना। और एज अ टीचर आपको भी इस टॉपिक के बारे में वो सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स पता होंगे तभी आप बच्चों को समझ पाएंगे। तो ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों को किसी भी भाषा को पढ़ना एवं लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यह भाषा की प्रथम इकाई है, यानी कि भाषा की जो फर्स्ट इकाई है वो क्या है, तो वो ध्वनि है। यानी कि भाषा की, किसी भी लैंग्वेज की जो फर्स्ट इकाई है, प्रथम इकाई है या प्राथमिक इकाई है, वो ध्वनि है, यानी कि साउंड है। और यहाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न बनते हैं कि भाषा की प्रथम इकाई है, ऑप्शन होगा ध्वनि, रूप, पद, शब्द। तो चारों ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए कि भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है, तो भाषा की प्राथमिक इकाई है ध्वनि। इसके अंतर्गत और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि ध्वनि के 4 गुण होते हैं। देखिए, यहाँ से आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ध्वनि के कितने गुण होते हैं, तो ध्वनि के 4 गुण होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है मात्रा, नंबर 2 है स्वर, नंबर 3 है आघात और नंबर 4 है वृत्ति। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है, ध्वनि के 4 गुणों में एक पॉइंट आता है आपके मात्रा, यानी कि मात्रा मतलब साउंड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस मात्रा में जो है आप चीज़ों को ईजी वे में सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, आप कभी कभी कोई चीज़ें सुनते हैं तो अगर आप वॉल्यूम को
बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस पे आप जो है नियंत्रण नहीं कर सकते और उसको सही ढंग से उसकी मीनिंग को नहीं समझ पाते। बट अगर आप साउंड को थोड़ी सी कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, तो उस केस में आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से सुनते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब आप ध्वनि का प्रयोग तो करेंगे, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को जब दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे तो आपको ध्वनि की आवश्यकता होगी। ठीक, तो जब ध्वनि की आवश्यकता होगी तो आपको उसकी मात्रा भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो हो सकता है दूसरे बंदे को आपकी आवाज़ सही ढंग से ना सुनाई दे और वो आपकी बातों को सही ढंग से ना समझ पाए। और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपसे कितनी डिस्टेंस पर है और आपको कितनी मात्रा में ध्वनि की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो आपकी भावनाओं को, वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाए। तो इसीलिए मात्रा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वर, यानी कि स्वरों का प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। कौन से स्वर का किस समय प्रयोग करेंगे इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एक होते हैं आघात। आघात का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे विराम चिन्ह। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या पठन करते हैं तो उस दौरान आपके सामने अल्प विराम आते हैं, अर्ध विराम आते हैं, आपके सामने पूर्ण विराम आते हैं। तो कब आपको अल्प विराम लेना है, कब आपको पूर्ण विराम लेना है, कब आपको अर्ध विराम लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए आघात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और चौथा पॉइंट होता है आपकी वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है स्टूडेंट दृष्टिकोण। मतलब आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को यदि आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। मतलब आपको उसके लैंग्वेज में ढलकर उसकी भावनाओं को समझना, यानी कि उस दृष्टिकोण को विकसित करना ज़रूरी है, जिसे हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है दृष्टिकोण। मतलब आप किसी की बातों को यदि सुन रहे हैं तो उसकी बातों का फीलिंग्स अगर आप निकाल पा रहे हैं, आप उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही ढंग से उसको समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ध्वनि के आपसे सीधे सीधे 4 गुण होते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि ध्वनि के कितने गुण होते हैं। तो 4 गुण होते हैं और चारों गुण आपको पता होनी चाहिए। पहली है मात्रा, दूसरा है स्वर, तीसरा है आघात और चौथा है वृत्ति। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या है ध्वनि से रिलेटेड, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि के प्रकार, यानी ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपके स्वर और नंबर दूसरा है व्यंजन। आप लैंग्वेज की क्लासेस में जब आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ा होगा या फिर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि कौन कौन से हमारे स्वर है और कौन कौन से व्यंजन है। तो यहाँ से सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्वनि जो है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि प्राणवायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार, यानी कि देखिए प्राणवायु के आधार पर, अगर आपसे प्राणवायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार की बात करें तो ये इनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। अब कौन कौन से है प्राणवायु के आधार पर, तो एक होते हैं आपके अल्प प्राण और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। देखिए स्टूडेंट्स अल्प प्राण का जो कोड होता है वो 135 यानी 135 और महाप्राण के जो कोड होते हैं वो 24 होते हैं। हिंदी की कक्षा में आप पढ़ते होंगे कि स्वरों का उच्चारण जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो स्वरों के उच्चारण के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणवायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, तो प्राणवायु, देखिए प्राण की जब भी बात आए तो अल्प प्राण यानी कि कम प्राण निकलना और महाप्राण मतलब अधिक प्राण निकलना। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय कम बल लगते हैं, यानी कि जब आपको कम बल लगाना पड़ता है तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा जो टेबल वर्ग होते हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो उसमें स्पर्श व्यंजन में जैसे कै, खे, गै, घै और आने खाली, तो ये 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंतर्गत आपको पता है कि 25 वर्ण होते हैं और 25 वर्ण में जो पहला, तीसरा और 5वें वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो आपके किस में आते हैं, अल्प प्राण, यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपको कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे जब आप कै बोलते हैं, गै बोलते हैं और अने खाली बोलते हैं तो उस समय आपके प्राणवायु कम निकलते हैं। और जब आप खे बोलते हैं और घै बोलते हैं, यानी कि कै,
खे, गे, घे और अन्य खाली, तो इसके अंतर्गत अगर आप कै और गे की बात करेंगे और अन्य खाली की बात करेंगे तो उसमें आपके कम प्राणवायु निकलते हैं, यानी कि अल्प प्राण निकलते हैं, इसलिए इसको अल्प प्राण कहा जाता है। और जब आप खे और घे बोलते हैं तो आपको ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा प्राणवायु निकलते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है महाप्राण। तो इसलिए यहाँ पर कोड ध्यान रखेंगे 24 और ये हो जाएगा 135। 135 का मतलब एक, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वो अल्प प्राण में आते हैं और दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण में आते हैं। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स अल्प प्राण में एक तो आते हैं आपके 135 और एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन जिसमें य, र, ल और व आते हैं और प्लस सभी स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे अल्प प्राण, यानी कि जब आप अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व का प्रयोग करते हैं तब भी आपके प्राणवायु कम निकलते हैं और जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तब भी आपके प्राणवायु कम निकलते हैं। बट जब आप महाप्राण का प्रयोग करते हैं तो आपकी प्राणवायु अधिक निकलती है, यानी कि अधिक बल लगाना पड़ता है, तो इसके लिए जो है इसे हम महाप्राण कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपके कोड होते हैं 24, यानी कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, और इसके अलावा आपके होते हैं ऊष्मीय व्यंजन जिसमें आपके तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से और है, ये जो चार वर्ण होते हैं स्टूडेंट्स ये ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आप अंतस्थ व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह का प्रयोग करते हैं, तब भी आप जब बोलते हैं तो आपकी अधिक प्राणवायु बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसको महाप्राण के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है कि प्राणवायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार। तो अगर आपसे पूछे जाए तो प्राणवायु के आधार पर ध्वनि दो प्रकार के हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में आप क्या होते हैं 135 कोड और य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन और प्लस सभी स्वर, ये सभी जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और जब आप महाप्राण पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत 24 कोड वर्ड यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग प्लस जो है ऊष्म व्यंजनों जितने भी होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए यहाँ से सीधे सीधे आपसे हिंदी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके साइकोलॉजी में कैसे पूछे गए, क्योंकि ये आरंभिक पठन कौशल यानी पढ़ने की स्किल पर, स्टार्टिंग में पढ़ने की स्किल पर इसमें बात की जाती है, यानी कि बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर डीप नॉलेज एज अ टीचर आपके पास होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि के प्रकार। देखिए स्वर तंत्रीय आधार पर यानी कि जब आप किसी भी व्यंजन या फिर आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कितना कंपन होता है आपके श्वास में और आपकी आवाज़ में कितने नाद उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर ध्वनि के प्रकार। तो इसके आधार पर भी ध्वनि के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है घोष या फिर सघोष जिसको हम बोलते हैं, और नंबर दूसरा होता है अघोष। ठीक, तो स्टूडेंट घोष या सघोष का जो कोड होता है वो 345 होता है, यानी कि तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और जो पांचवा वर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, घोष कहलाते हैं। घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आवाज़ का प्रयोग होता है यानी कि नाद का प्रयोग होता है वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो आपका कोड होते हैं वो 345 और प्लस है। और इसके अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजन का मतलब हो जाएगा य, र, ल, व और प्लस सभी स्वर। तो ये स्टूडेंट्स आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके जो है घोष या फिर सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो घोष या सघोष कहलाएंगे। प्लस ह जो है वो सघोष या घोष कहलाएगा। य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन सभी घोष या सघोष कहलाएंगे और प्लस सभी स्वर जो है वो घोष या सघोष कहलाएंगे। और इसके अलावा जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे अघोष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 345 और इसका जो कोड होता है अघोष का वो होता है 12, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग। तो पहला और जो दूसरा वर्ग होता है स्टूडेंट्स वो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वस्थ का प्रयोग होता है वे अघोष कहलाते हैं। ठीक, और इसका कोड होता है 12 और प्लस आपके तीनों से हो जाते हैं, जैसे तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से। ये तीनों से और प्लस पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे सीधा सीधा एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि प्राणवायु के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ से हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। ठीक, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अघोष या सघोष या घोष है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन यह आपके आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज को ले लिए, इंग्लिश को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए, संस्कृत को ले लीजिए, ये लैंग्वेज का टॉपिक है। एज अ लैंग्वेज टीचर आपको इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप सभी जो है वो प्राइमरी टीचर बनेंगे तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट डिवाइड नहीं होते, जैसे कि आपके टीजीटी या पीजीटी, या फिर आप यदि अपर प्राइमरी लेवल पर बात करें यानी 6 to 8 में एज अ टीचर की बात करें तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। बट प्राइमरी लेवल पर एज अ टीचर आपको किसी भी विषय को पढ़ाना पड़ सकता है। तो इन सभी बातों की जानकारी आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि आयोग आपसे इस तरीके की चीज़ें चाहती है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए और इन सभी पॉइंटों को भी क्लियर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली आप ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो है हम 5 तरीके से पढ़ते हैं। बट आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत आप जानते हैं कि इसके 7 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 1 होते हैं काकल्य, नंबर 2 होते हैं कंठ्य, नंबर 3 होते हैं तालु, नंबर 4 होते हैं मूर्धा, नंबर 5 होते हैं वतर्स्य, और नंबर 6 होते हैं दंत्य, और नंबर 7 होते हैं ओष्ठ्य। तो इन उच्चारण स्थान के आधार पर हम ध्वनि को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, जो काकल्य वर्ण होते हैं यानी कि जो काकल्य उच्चारण स्थान होते हैं, ये वो ध्वनियां हैं जहां मुख के कंकाल से उत्पन्न होती है, उन्हें हम काकल्य कहते हैं। ठीक, जैसे विसर्ग और ह, जो हम विसर्ग वाले शब्दों का उपयोग करते हैं यानी कि विसर्ग शब्द का उच्चारण करते हैं या फिर हम ह का उच्चारण करते हैं, तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? काकल्य के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के कंकाल से ये आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, इसलिए हम इसको काकल्य कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके कंठ, यानी कंठ वाले, आपको पता है हिंदी में आप इसको पढ़ चुके हैं कि कंठ वाले कौन से होते हैं? कै, ख, गै, घ और अने खाली, ये जो वर्ण होते हैं ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारण किया जाता है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। नंबर दूसरे हैं तालु यानी कि तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण जो च वर्ग वाले होते हैं, च, छ, ज, झ, ये सभी आपके तालु से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इसको तालु कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद एक होता है आपके मूर्धा, यानी कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो ट वर्ग वाले होते हैं, ट ठ बोलते हैं। जब हम ट ठ यानी ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो मुड़ जाती है, इसलिए इसको मूर्धा या मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट होता है आपका 5वां, जिसे हम बोलते हैं वतर्स्य। तो वतर्स्य जो व्यंजन होते हैं स्टूडेंट्स, ये तालु के अंतिम भाग तथा मसूड़े के स्पर्श से, यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो तालु का जो अंतिम भाग है, एकदम लास्ट एरिया है, और मसूड़े इसमें आ जाते हैं, तो उनके माध्यम से जब आप किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो इसको हम कहते हैं वतर्स्य। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप से का यूज़ करते हैं, देखिए जो से होता है और जो आपके लय होते हैं, इनका जब आप उच्चारण करते हैं तो आप एक बार बोल कर देखिए, जो से और लय जब आप बोलेंगे तो आपके तालु के अंतिम साइड में यानी कि अंतिम स्थान पर ये टकराएगा और वो जो है आपके मसूड़े से भी कनेक्ट होंगे। तो जब आप से बोलेंगे या फिर ल बोलेंगे तो आपके तालु के अंतिम भाग और मसूड़े से स्पर्श होकर उच्चारित होंगे, इसलिए इसको वतर्स्य कहा जाता है। एक होते हैं आपके दंत, यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका आप उच्चारण करते हैं, जैसे त वर्ग वाले जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जिह्वा है वो दांत से टकराती है, इसलिए हम इसको दंत्य वर्ग भी कहते हैं। और लास्ट होते हैं आपके ओष्ठ्य, यानी कि ओष्ठ का मतलब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की मदद से हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे पै वर्ग वाले पै, फै, बै, भै, तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो लिप्स होते हैं यानी कि ओष्ठ होते हैं ये आपस में एक्टिव होते हैं और इनके माध्यम से हम इनका उच्चारण करते हैं। तो इसके आधार पर ओष्ठ भी स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दंतोष्ठ, एक होता है द्वेष्ठ। तो वहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न इतने डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्वनि के 7 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपके काकल्य, दूसरे होते हैं कंठ्य, तीसरे होते हैं तालु, चौथे होते हैं मूर्धा, 5वां होता है वतर्स्य, 6ठा होता है दंत्य और 7वां होते हैं अष्ठे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पाए होंगे। साउंड से रिलेटेड यहाँ से यदि प्रश्न बनते हैं तो आप इजीली इन सभी प्रश्नों को टिक कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट, जो ये आरंभिक पठन कौशल से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपने जाना कि किसी भी प्रारंभिक स्तर पर किसी भी भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, भाषा के कितने अंग होते हैं उनको आपने डिटेल में जाना, और उसके बाद भाषा के जो प्राथमिक अंग है
यानी कि भाषा की जो प्राथमिक इकाई है वो ध्वनि है। तो ध्वनि से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जहां से हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को आपने समझ लिया होगा। आशा करता हूं कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत पठन के क्या आशय हैं, पठन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की पठन का अंग्रेजी शब्द, यानी कि पठन जो है वो अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में इसको रीडिंग कहा जाता है और हिंदी में इसको पठन कहा जाता है। तो सीधा सीधा पॉइंट आपका बनता है कि पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है कि पठन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पठन का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट्स वो होते हैं आपके पढ़ना, यानी कि पढ़ने को हम पठन का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, यानी कि पठन का अर्थ ही होता है पढ़ना। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर मैं बात करूं तो वह है आपके संस्कृत में पठन। तो संस्कृत में पठन को पठशत्र बोलते हैं, यानी कि पठ धातु से मिलकर बना है। पठ धातु और शत्र प्रत्यय से मिलकर जो है पठशत्र बना है, जिसका अर्थ होता है पठन, यानी कि पढ़ना। तो संस्कृत में इसको पठशत्र कहा जाता है, जो पठ धातु और शत्र प्रत्यय से मिलकर बना है। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में पठन किस धातु से मिलकर बने हैं। तो ऑप्शन में यदि पठ धातु आपको दिख जाए, यानी कि पे ठे पे हलंत का निशान आपको दिख जाए, तो आपके पठ धातु कहलाते हैं। तो संस्कृत में जो पठन है वो पठ धातु से मिलकर बना होता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में यह भी प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत में पठन जो है, पठशत्र जो है वो किस प्रत्यय से मिलकर बना है, और शत्र प्रत्यय आपके पास दिया हो तो वही उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। देखिए भाषाई कौशल यानी लैंग्वेज स्किल के क्रम में जो पठन होता है वो आपके तीसरे क्रम पर आते हैं। यानी कि इसको मैंने लैंग्वेज स्किल वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया, भाषाई के कौशल का जो ट्रिक होता है वो होता है आपका सूबो, वो होता है आपका सुबोपल्ली। सू फर होता है सुनना, बो फर होता है बोलना, प फर होता है पढ़ना, और ल फर होता है, ली फर होता है लिखना। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं पठन, और पठन जो है वो आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी पे फर होता है पढ़ना। तो इसलिए बताया गया है कि भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाषाई कौशल के क्रम में तीसरे क्रम पर क्या आता है। तो तीसरे क्रम पर आपके पठन आते हैं। हो सकता है आपसे चौथे क्रम के बारे में पूछ लिया जाए या प्रथम क्रम के बारे में पूछ लिया जाए। तो जो भी पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे वो आप सुबोपल्ली से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका है कि भाषाई कौशल के क्रम में पठन कौन से क्रम पर आते हैं। तो पठन जो है आपके तीसरे क्रम पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। यानी कि कोई भी भाषा हो स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा के लिखित अंश, यानी कि जब कोई लैंग्वेज कहीं पर लिखी जाए और उस लिखित अंश का जब आप उच्चारण करते हैं, यानी कि उसको उच्चारित करते हैं, तो उसी को ही हम पठन कहते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं कि आप पठन सस्वर कर रहे हैं या फिर मौन कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब भी आपके सामने कोई चीज़ लिखी हो और उसको जब आप उच्चारित करते हैं, यानी कि उसको जब आप उच्चारित करेंगे तो उसी को ही हम पठन कहते हैं, यानी कि पढ़ना कहते हैं। और इसके अंतर्गत डिसेंट साहब ने जो है अपने हिसाब से जो है पठन को परिभाषित किया है। तो डिसेंट के अनुसार उन्होंने बताया कि पठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। यानी कि जो पठन है, यानी कि जो पढ़ना है, वो लेखक द्वारा उद्दिष्ट, यानी कि उद्दिष्ट मतलब उसके कोई उद्देश्य होने चाहिए, सुलिखित यानी कि उसके सुंदर लिखावट होनी चाहिए, सुवर्णित यानी कि उसके वर्ण सही ढंग से होने चाहिए, प्रतीकों का यानी कि प्रतीक चिन्हों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, और किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके, यानी कि जब वो किसी के अनुभव की विधि से, यानी कि जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं उस अनुभव की विधि से जब उसको संबंधित करके सार्थकता यानी कि अर्थ प्रदान किया जाता है या अर्थ दिया जाता है, तो उसी को ही पठन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये जो डिसेंट साहब ने जो ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की है, ये जो लेखन उन्होंने प्रस्तुत की है, जब हम इन लेखन को पढ़ते हैं और उसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसको संबंधित करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और उसको रिलेट करते हुए जब हम उसके अर्थ पर पहुंचते हैं, अर्थ तक पहुंचते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो उसी को ही पठन कहा जाता है। सीधा सीधा पॉइंट ये है कि पठन का मतलब जब लेखक उद्दिष्ट यानी कि उसके उद्देश्य से सुलिखित करके, सुवर्णित करके, प्रतीक चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करके किसी के अनुभव की विधि से, यानी कि किसी के अनुभव की विधि से जब उनको संबंधित करके सार्थकता देने की
प्रक्रिया करता है या देने का प्रयास करता है तो उस प्रोसेस को हम पठन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो डिसेंट साहब ने लिखे हैं, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं इसको रिलेट करके, संबंधित करके इसके अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो यही पठन कहलाते हैं। तो डिसेंट साहब के अनुसार पठन ये है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तो पठन से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके बनते हैं वो सभी क्लियर हो पाएंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। आपने पठन से आशय समझ लिया होगा और ध्वनि के क्या मीनिंग्स होते हैं, ध्वनि के क्या आशय होते हैं, उनको भी समझ लिया होगा। जहाँ से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी पॉइंटों को मैंने आपके सामने रखा। आशा करता हूँ कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड्स में कोई भी डाउट्स बनते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।